वालेकुम। तो व्यूअर्स, क्या हाल है आप लोगों का। आज हम लोग जो पॉडकास्ट में गेस्ट को इनवाइट किया है वो मार्केटिंग स्पेशलिस्ट और लीजिंग स्पेशलिस्ट जो कि पूरे सिंध में जितने भी शॉपिंग मॉल्स हैं उनके साथ वो काम कर चुके हैं। क्योंकि बैकग्राउंड आपको पता है कि मैं भी मार्केटियर हूँ, तो मार्केटियर के लिए जरूरी होता है कि कुछ ऐसे गेस्ट को इनवाइट किया जाए जो कि शॉपिंग मॉल से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दे सके, जिसमें आप अपने ब्रांड के लिए भी काम कर सकते हैं। अगर आपको अपने ब्रांड के लिए कोई शॉप चाहिए, कोई मार्केटिंग करवानी है, कोई कंसल्टेंसी रिक्वायर्ड हो, तो आप इन गेस्ट से राब्ता कर सकते हैं। इन गेस्ट का नाम मैं आपको डिस्क्लोज करता हूँ और बाकी डिटेल जो है वो आपको ये अपनी जबानी सुनाएंगे। हम इनसे सवाल करेंगे कहाँ से क्या हुआ। नाम जो है इनका अब्दुल मालिक खुश्क। तो वेलकम करते हैं अब्दुल मालिक खुश को मेरे अपने चैनल ज़ुहैर सेबू। आप देख रहे हैं यूट्यूब। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, पूछते हैं इनका करियर कहाँ से शुरू हुआ, पहली जॉब क्या थी, कैसे ये आगे बढ़े और किस तरह इनकी जर्नी इस मार्केट में रही कराची से सिंध तक की। तो वेलकम टू द चैनल। थैंक यू सैफुल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जी मालिक भाई, कैसे आपकी जर्नी शुरू हुई। आप हमारे जो व्यूअर्स हैं जो हमारी इंडस्ट्री को देख रहे होते हैं उनको क्या आप गाइड करेंगे। पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन दें, करंटली आप क्या कर रहे हैं और पहले जॉब आपकी कौन सी थी। करंटली मैं एक सऊदी बेस्ड कंपनी है रिटेल साइट की, उसमें एज ए लीजिंग कॉन्ट्रैक्ट्स एंड लीगल मैनेजर हूँ। ये मेरा करंट पोर्टफोलियो है। इसके साथ साथ मैं कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करता हूँ। और आप कह सकते हैं कि वन ऑफ द एस्पेक्ट्स इज ऑल्सो ऑफ स्मॉल स्केल बिजनेस एज वेल। तो मेरा स्मॉल स्केल पे बिजनेस भी है। स्टार्टिंग की बात करते हैं तो मैंने 2012 में अपना करियर स्टार्ट किया था, क्योंकि बहुत ही ऑकवर्ड लगेगा आपको, मैंने एनजीओ की साइड से स्टार्ट किया था, नॉन गवर्नमेंटल साइट, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। वहाँ से मैं 6 मंथ्स कॉन्ट्रैक्ट पे था, कम्युनिटी मोबिलाइजर में इंडक्ट हुआ था। एंड व्हेन आई लेफ्ट तो मैं प्रोजेक्ट एसोसिएट पे वहाँ से मैंने लीव आउट किया था। देन आई केम टू हाई स्पीड मोटरसाइकिल्स डीलरशिप थी, 1S सिर्फ सेल्स हमें अलाउड था। तो उसको जब मैं 1.5 साल मैंने वहाँ पे काम किया, मैंने लेफ्ट तो इट वॉज 3S डीलरशिप। आप टारगेट अचीव करते जाते हैं, थोड़ा सा नॉन गवर्नमेंटल साइड से जब बिजनेस साइड पे आते हैं इट्स ऑलवेज चैलेंजिंग, क्योंकि आप वहाँ पे प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहे होते। यहाँ आप रेवेन्यू जनरेशन और प्रॉफिट बेस्ड कंपनी है, उनका जो प्रोस्पेक्ट है वो यही है कि आपने मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट करना है टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट आउट ऑफ इट। तो वो हमने कंटिन्यूस टारगेट्स अचीव किए थे। तो हमें फिर 1S से 2S से फिर हम 3S। बेसिकली ये 1S इज सेल्स, 2S इज सेल्स एंड सर्विस, फिर हमें स्पेयर पार्ट्स भी मिलना स्टार्ट हुआ, तो इट वाज 3S डीलरशिप। देन आई केम टू कराची। मैं हूँ बेसिकली कराची का। 2010 में जो फ्लड्स आए थे उसकी वजह से वहाँ पे एनजीओज का ज़्यादा फोकस था। तो मेरे फादर का ये था कि आप स्टार्ट एनजीओ से लें, ताकि आपको प्रोसीजर्स, रिपोर्ट राइटिंग और एक ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह डिपार्टमेंट्स इंटरेक्ट करते हैं आपस में, वो आपको एक अच्छी नो हाउ हो जाए। सो यू डोंट नो शाई अवे फ्रॉम मेकिंग रिपोर्ट्स एंड कीपिंग योर व्यू पॉइंट इन अ रिटन फॉर्म। तो ये बेसिकली मेरा स्टार्टअप था। और मैंने उसके बाद फिर मैंने रियल एस्टेट में काम किया, कुछ अपने वेंचर्स भी किए साथ साथ। और मैं ब्रिटिश काउंसिल में भी रहा एज ए वीएस, जो कि एक नाइस। बहुत ही चेंजिंग, आप कह सकते हैं चेंजिंग टाइम था मेरे लिए, एक इम्प्रूवमेंट का टाइम था मेरे लिए। आप एक कंप्लाइंट और रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में काम करते हैं, तो आपको वो चीज़ें सीखने को मिलती हैं जो कि शायद आप एक नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन या डिसफंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन या स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन ना हो उसमें आपको वो चीज़ की एक्सपोजर नहीं मिल सकता। बेसिकली ब्रिटिश काउंसिल ने हमें ग्रूम किया। और मेरा फिर उसके बाद जो था वो फर्स्ट स्टेप एंटर था मॉल इंडस्ट्री में ओशन मॉल के साथ, बैक अच्छा, इन यहाँ मैं आपको 2009। थोड़ा सा ब्रेक करूंगा। एनजीओ का आपका कौन सा टाइम था, कितने कौन से ईयर में आपने ज्वाइन किया और कौन से ईयर में आपने उसको लेफ्ट किया, और रीजन क्या था उसको लेफ्ट करने का। क्या अपॉर्चुनिटी आपके पास पहले से अवेलेबल थी या आपने उसको सर्च किया। और अगर सर्च किया तो मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि उस सर्च को आप किस तरह फाइंड आउट करते हैं, न्यूज़पेपर, इंटरनेट सर्चिंग, या फिर वर्ड ऑफ माउथ विद फ्रेंड्स। 2012 की बात है ये, जनवरी 2012। तो उस टाइम पे आप जॉब सर्च के, आपके पास जो आजकल एप्स हैं, वो उस टाइम पे एप्स नहीं एप्स थी। नहीं मिली। बेसिकली इट वाज ऑल रेफरल, इंडस्ट्री बेस्ड रेफरल्स, आपके पर्सनल कॉन्टैक्ट्स, आपके फैमिली की कितनी कितना डीप रूटेड है
कॉर्पोरेट साइड पे, तो ये सारी चीज़ें थी। तो बेसिकली माय फादर हैड अ वेरी गुड कनेक्शन इन विद अ वेरी सीनियर रिसोर्स इन अ वेरी रेनाउंड ऑर्गेनाइजेशन इन द नॉन गवर्नमेंटल साइड, नॉन प्रॉफिट साइड। तो मेरा 6 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट था, फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट था वो। और 6 मंथ्स के बाद जून में मैं उसको लीव आउट कर गया था। वो मेरा एक प्रमोशन हुआ था वहाँ पे, आई वॉज एलिवेटेड टू प्रोजेक्ट एसोसिएट। आई एम मल्टीलिंगुअल, तो दैट ऑल्सो हेल्प टू इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम्स। बेसिकली एनजीओ प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करती हैं, NGOs के उनका कोई programs प्रॉफिट आते हैं। रिलेटेड नहीं होता। प्रोग्राम्स की इम्प्लीमेंटेशन और उसका फीडबैक ही आपके फिर जो है प्रमोशन या आप समझें कि आप करियर ग्रोथ पे काम करता है। मुझे वहाँ पे करियर ग्रोथ नहीं चाहिए थी, मैंने वो फील्ड लेनी नहीं थी। आई वॉज ऑलरेडी इंक्लाइंड टूवर्ड्स गोइंग फॉर द बिजनेस साइड। कोई Okay. ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो जिसमें आप रेवेन्यू जनरेशन पे कॉन्सेंट्रेट कर सके। मार्केटिंग वाज माय कोर। तो उसके बाद जब मैं आया तो हाई स्पीड पे आया था। वो एक टोटल मैंने आपको बताया सर्चिंग नहीं थी, वो भी रेफरल था। बेसिकली इट वाज माय कजन्स डीलरशिप, वो स्टिल इट्स विद हिम। तो वो एक अपॉर्चुनिटी थी कि आप अपने आप को ग्रूम कर सकें, आप समझ सकें कि सेल्स चलती कैसे है, व्हाट इज द साइकिल ऑफ सेल्स। बुकिश या थ्योरेटिकल एक अलग चीज़ है, प्रैक्टिकल एक टोटली डिफरेंट चीज़ है। डिफरेंट डिफरेंट ये सिनेरियो है। सारे प्रोफेशनल्स जो है इसको एंडोर्स करेंगे कि आप जो पढ़ते हैं अगर वो इम्प्लीमेंट करना है आपने तो दैट इज़ वेरी डिफरेंट। ठीक है जी। तो वो आप आ रेफरल्स पे ही था, जाते बिल्कुल। रेफरल्स पे था। इवन इन ओशन मॉल आई वाज रिफर्ड बाय माय बैचमेट इन यूनिवर्सिटी, और वो आजकल बहुत अच्छी पोजीशन पे है माशाल्लाह से। सो नहीं, उससे मैं पहले आप थे ब्रिटिश काउंसिल। ब्रिटिश काउंसिल में था। तो दैट वाज ब्रिटिश काउंसिल आपने कैसे फाइंड आउट की? ब्रिटिश काउंसिल, आई वाज रिफर्ड बाय अ कोलीग। अच्छा, यहाँ पे भी रेफर्ड था। रिफर्ड था, लेकिन उनका एक प्रॉपर प्रोसेस था। आपने अप्लाई करना है, आपने इंटरव्यूज देना है, और फिर आप सेलेक्ट होके आप जाते हैं। एंड वंस यू आर इन द पूल, तो यू आर विद देम। जब तक आप खुद ना कहें कि आई एम नॉट अवेलेबल, देन यू स्टिल विद देम। तो ये साइड पे मेरा बिजनेस भी चल रहा था ट्रांसपोर्ट का, स्मॉल स्केल पे, जो मैंने आपसे पहले भी कहा। बिल्कुल। तो वो भी मैं इसके साथ और ये भी कंटिन्यू कर रहा था। देन आई केम टू फुल फ्लेज्ड With first shopping mall was the फर्स्ट Ocean शॉपिंग Mall. मॉल, एंड वेरी डिफरेंट फील्ड, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी का पार्ट है ये। हॉस्पिटैलिटी, अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो हॉस्पिटैलिटी का पार्ट है। अगर हम स्पेसिफिक्स की बात करें तो ये मॉल इंडस्ट्री है, मॉल डोमेन है। इसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं। आई वॉज इंडक्टेड इन टू द मार्केटिंग एंड लीजिंग डिपार्टमेंट। जितना मॉल बड़ा होता है उसमें उतना ही डाइवर्सिफाइड डोमेन्स हो जाती हैं। आप एक सिंगल डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट से मर्ज नहीं करते। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप डॉलमेन की बात करें तो मार्केटिंग और लीजिंग अलग है। इवन मार्केटिंग में भी बाइफिकेशंस है, मार्केटिंग इवेंट्स एंड सेल्स एंड मार्केटिंग डिफर। सेल्स एंड मार्केटिंग का डोमेन रेवेन्यू जनरेशन है। मार्केटिंग इवेंट्स का जो है, हमारा जो मैसेज है, जो हमारा पर्सपेक्टिव है, वो अपने क्लाइंटेल तक पहुंचाना है। उसके लिए हम इवेंट्स भी करते हैं फुटफॉल जनरेट करने के लिए। हम सोशल मीडिया रीच भी, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू हम अपने ऑडियंस को रीच भी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें। अब ओशन मॉल पे आ जाते हैं। तो आई वॉज इंडक्टेड एज अ मार्केटिंग ऑफिसर, एंड आई प्रोग्रेस्ड, एंड आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू बी पार्ट ऑफ द लीजिंग डोमेन एज वेल। शुरू में मैं कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह देख रहा था। उसके बाद फिर आपको व्हेन यू आर ईगर टू लर्न, तो यू नो टू व्हाट ब्रांड हैज व्हाट सिस्टर कंसर्न्स। अगर आपका एक ब्रांड है जे डॉट, तो उसका सब ब्रांड या सिस्टर कंसर्न अलमीरा भी है। अगर आप आउटफिटर्स की बात करें तो एथनिक इज पार्ट ऑफ दैट। तो ये सारी चीज़ें, उस वक्त लर्निंग फेज में था मैं। और वही टाइम पीरियड था व्हेन कोविड आउटब्रेक वाज विटनेस्ड इन पाकिस्तान। तो कुछ टाइम के लिए हम जो है, आप समझें कि रिमोटली वर्क भी कर रहे थे। ओके, यहाँ आपका कितना टर्नओवर रहा? कौन से ईयर में आपने ज्वाइन किया और कौन से ईयर में आपने लेफ्ट किया, और उसके बाद फिर आपने ओशन के बाद कहाँ ज्वाइन किया? इट वाज आई गेस अराउंड एंड ऑफ 2019, स्टार्ट ऑफ 2020। और मैं वहाँ पे 2 साल या 2.5 साल रहा हूँ, मेरा टेन्योर। और मैं आई रोज टू असिस्टेंट मैनेजर लेवल, और मैं मार्केटिंग एंड लीजिंग दोनों को लीड कर रहा था आफ्टर जीएम। मैडम उजमा थी, हमारी बहुत सीनियर है। तो आप कह सकते हैं कि टफेस्ट टाइम पीरियड था वो। ब्रांड्स वर नॉट इंटरेस्टेड टू एक्सपेंड, बट वी हैड टू कीप गोइंग। रेवेन्यू जनरेशन हमने करना था हर हालत में। तो उसमें फिर आप
आउट ऑफ द बॉक्स भी करते हैं, इनोवेट भी करते हैं। आपने देखा होगा ARY जियो पे ओशन मॉल ज़्यादातर ड्रामा में, शॉपिंग मॉल्स में वो आता है। ओके, बिल्कुल। अब वो, हाँ, कह सकते हैं कि हमारी काविशें, those were our efforts because we are not getting the activations, the required activations to generate revenue, which was being previously generated. अच्छा, So, जो हमारे देखने वाले व्यूवर्स हैं उनको आप क्या गाइड करेंगे अगर उन्होंने किसी शॉपिंग मॉल में अप्लाई करना है, तो उनको ये जॉब किस तरह मिल सकती है? क्या एजुकेशन उनको रिक्वायर्ड है कि फ्यूचर में उनको कोई हैसल ना हो? और किस तरह उनको किसी पोर्टल के थ्रू आप रेफर करेंगे या किसी उनकी अपनी वेबसाइट्स के थ्रू जाएंगे या किसी के रेफरल के थ्रू आप समझते हैं कि उनको जॉब्स मिल सकती हैं? देखिए, द लैंडस्केप हैज टोटली चेंज्ड। अगर हम बात करें 2012 की, या हम 2019 को ले लेते हैं, थिंग्स हैव इम्प्रूव्ड, थिंग्स हैव डेवलप्ड वास्टली। तो अब तो आपको अपना लिंक्डइन मेंटेन करके रखें, शुड बी अपडेटेड, और इट शुड नॉट बी एग्जैजरेटेड। तो अगर आप उसमें अपने आप को ऑनेस्टली रिफ्लेक्ट करते हैं, तो यू विल गेट अ चांस इन द मॉल इंडस्ट्री। सेकंड, अगर आप कहते हैं तो फिर जो हायरिंग एप्स हैं, लाइक इंडीड, पहले रोजी होता था, नाउ इट्स इंडीड, तो वहाँ पे भी रेगुलरली पोस्ट होते हैं, लिंक्डइन पे भी रेगुलरली पोस्ट होता है। द टफेस्ट पार्ट इज टू एंटर when you're a fresh graduate. An organization is not an organization is not looking for an entry level resource. जी मालिक भाई, प्लीज कंटिन्यू। तो जैसे आपने पूछा कि इंडक्शन के बारे में, तो सबसे टफेस्ट पार्ट होता है कि आप एंट्री लेवल पोजीशन पे आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, वो एक एक्सपीरियंस रिसोर्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं बनस्बत एक एंट्री लेवल को, बिकॉज दे हैव टू वर्क हार्ड ऑन देम, दे हैव टू ग्रूम देम, और फिर SOPs और ये सारी चीज़ें करते करते एक ऐसा टाइम पीरियड जो है वो कंज्यूम हो जाता है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन उस पर कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं होती। तो दे आर ऑन द लुक आउट फॉर एक्सपीरियंस रिसोर्स। नहीं, इसके अलावा भी हम ये भी कह सकते हैं कि एंट्री लेवल को भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। इट्स जस्ट दैट यू नीड टू बी प्रोएक्टिव। आपको प्रोएक्टिव होना पड़ता है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करने के लिए जो अप्लाई करने का सिस्टम है, अब तो आपके पास एप्लीकेशंस हैं, आप उसको यूटिलाइज़ करें। एंड अगर आप क्वालिफ़िकेशंस की बात करते हैं, तो बेसिक ये है कि MBA इज़ अ मस्ट। Even if you're not an MBA, you must be enrolled in an MBA program to be part of marketing of any renowned mall. तो ये एक आप कह सकते हैं कि अगर आपने इस पे इन होना है, तो आपकी ये क्वालिफ़िकेशंस और आपके पास ये राउट अवेलेबल है, इसको आप यूटिलाइज़ करके एक अच्छे रिसोर्स साबित हो सकते हैं इस डोमेन में। सही। अच्छा, मालिक भाई से एक और सवाल करते हैं कि इनके पास कौन कौन सी डिग्री हैं जो इन्होंने आज तक अचीव की हैं, तो वो प्लीज़ बताएं। सर, मैंने ओ लेवल्स किया है पार्ट फ्रॉम हबीब पब्लिक स्कूल, पार्ट फ्रॉम ब्रिटिश काउंसिल, एंड इंटर कॉमर्स किया था मैंने। आई डिडंट गो फॉर A लेवल्स, मैंने इंटर कॉमर्स किया है गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज से कराची, एंड BBA एंड MBA मेरा HRM में है, विच इज़ अ बिट वेग, क्योंकि मेरी फील्ड मार्केटिंग लीजिंग रही है। HRM में मैंने MBA किया हुआ है। ऑफ कोर्स मैं मेंशन करूँगा, आई डिडंट गेट एन अपॉर्चुनिटी इन HRM, सो आई कंटिन्यूड विद माय करंट फील्ड। तो बेसिकली ये मेरी क्वालिफिकेशंस हैं, एजुकेशन क्रेडेंशियल्स मेरी यही है। और प्लस जो मैंने आपने बताया भी था और मैंने सुना भी था कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं LLB को भी। LLB मेरे आप ये कह सकते हैं कि LLB मेरी कंप्लीट नहीं है, सो आई एम ट्राइंग टू कंप्लीट इट। और लीगल नॉलेज है, क्योंकि मेरे फादर भी एडवोकेट रहे हैं, तो दिस हेल्प्स इन द लीजिंग पार्ट। लीजिंग के भी आपको पता है 2 पार्ट्स हैं। वन इज़ द प्रोस्पेक्टिंग पार्ट, कि आप क्लाइंट को प्रोस्पेक्ट करते हैं, यू गेट देम ऑन बोर्ड, डिसाइड ऑन द कमर्शियल्स, डिसाइड ऑन द फिट आउट। बट देयर इज़ ऑल्सो अनदर एस्पेक्ट टू दिस लीजिंग, दैट इज़ द कॉन्ट्रैक्ट्स पार्ट, कि आप कॉन्ट्रैक्ट्स में कितने वेल वर्स्ड हैं, क्योंकि जो क्लॉजेज हैं, समटाइम्स द क्लाइंट वांट्स टू गेट एडजस्टेड some clause, maybe the whole clause, maybe a part of the clause, maybe a word as well, क्योंकि law में every word counts, every word has a legal value, every word has a legal meaning as well. For example, अगर मैं कहता हूँ coffee is hot and someone gets burnt, gets its lip burnt और जो भी है,
तो अगर वो उसमें मुझ पे केस करे तो कह सकता है इट्स नॉट हॉट, इट्स टू हॉट। तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो दीज थिंग्स डू काउंट, और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में एलएलबी भी कंप्लीट कर लेंगे, फिर रजिस्टर भी करा लेंगे खुद को। इंशाल्लाह। तो अब फिर चलते हैं ब्रिटिश काउंसिल की तरफ कि वहाँ आपके कौन से अपॉर्चुनिटीज़ थी जिनको आपने सीखा, समझा और फिर आगे प्रोसेस किया। ये एक बड़ा आप कह सकते हैं कि इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है कि मैं ब्रिटिश काउंसिल में एज अ वेन्यू स्टाफ था ऑन कॉन्ट्रैक्ट, और आफ्टर ओशन मॉल मैं परमानेंट पोजीशन पे गया था ब्रिटिश काउंसिल में एज ए ऑपरेशंस ऑफिसर फॉर सिंध एंड बलूचिस्तान। द इनिशियली आई वाज इन द जीसी। मेरा जो मेन डिपार्टमेंट था दैट वाज इंग्लिश एंड एग्ज़ाम्स। ब्रिटिश काउंसिल का एक इंग्लिश एंड एग्ज़ाम डिपार्टमेंट है, कल्चर आर्ट्स एंड कल्चर है, एंड प्रोग्राम्स डिपार्टमेंट है। जो दीज आर द मेजर डिपार्टमेंट्स ऑफ ब्रिटिश काउंसिल इन पाकिस्तान। तो आई वाज विद द इंग्लिश एंड एग्ज़ाम्स डिपार्टमेंट। जीसी के जो ओ एंड ए लेवल्स के एग्जामिनेशंस है, वी वर ऑन द ऑपरेशनल साइड फॉर कंडक्टिंग द एग्ज़ाम। ब्रिटिश काउंसिल बेसिकली कंडक्ट एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी। तो वो एग्ज़ाम्स एज़ पर एसओपीज़, हम यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज इज़ आवर क्लाइंट, तो हम उनकी एग्जामिनेशन पाकिस्तान में करवाते हैं। तो उसके लिए ऑपरेशन साइट पे जितने भी कंप्लाइंस है, प्रोसीजर्स हैं, उसको हमें देखना पड़ता है। और वो एक लर्निंग आप कह सकते हैं इस तरह है कि आप फिर वही बात करूँगा कि कंप्लाइंट रेगुलेटेड एनवायरनमेंट, एवरीथिंग नीड्स टू बी मेंशन, एवरी नीड्स टू बी रिटन डाउन। और राइट्स बहुत दिए हैं उन्होंने जो कैंडिडेट्स हैं। तो क्या यहाँ पे भी आप लोगों के पास इस तरह की कंप्लेन आती है कि भाई मेरे बेटे को अच्छे नंबर चाहिए तो आपको ये पेशगी हो रही है? ये एक कह सकते हैं कि लोगों के जहन में है कि अगर कोई ब्रिटिश काउंसिल का ऑफिसर है, अगर वी हैव गुड कनेक्शन विद हिम और हर, तो आपको एक फ्लाइंग कलर्स मिल सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। दीज द एग्जामिनेशन पेपर्स आर डायरेक्टली यू नो इम्पोर्टेड फ्रॉम, या आप इम्पोर्ट कह दें, या आप हमारे पास रिसीव होते हैं डायरेक्ट फ्रॉम लंदन, एंड दे आर स्टोर्ड इन आर सीएम स्ट्रॉन्ग रूम। और बहुत ही कंप्लाइंट है, बहुत ही स्ट्रिंजेंट पॉलिसीज़ हैं। इवन वी आर मॉनिटर्ड, और डुअल अप्रूवल सिस्टम है। लाइकवाइज कि आपने अगर इंसर्ट किया तो मैं उसको अप्रूव करूँगा, अगर मैंने इंसर्ट किया तो आप अप्रूव करेंगे। तो और हर जगह पे, हर उसकी इस्टेब्लिशमेंट में एक स्ट्रॉन्ग रूम ज़रूर है। सीएम मीन्स कॉन्फिडेंशियल मटेरियल, उसको हम बहुत ज़्यादा क्लोजली गार्ड करते हैं। तो ऐसा नहीं है, ये ऐसा एक नहीं मिथ है। है, मिथ है ये एक तरीके से। सही। तो इसके अंदर और क्या आप बताना चाहेंगे कि व्यूवर्स को कि अगर किसी ने ब्रिटिश काउंसिल के कोई आइल्स का टेस्ट देना है या ओ लेवल का टेस्ट देना है, कोई ऐसी सजेशन, कोई ऐसी टिप्स जो उनके लिए फ़ायदेमंद हो, वो प्लीज़ बताएं। देखिए, मैं आपको थोड़ा डीपली बता देता हूँ कि आप अगर कोई आइल्स देने जाता है और वो सोचता है कि यार मेरी इंग्लिश अच्छी है, बट फॉर सम रीज़न मैं या मेरे कॉन्टैक्ट्स नहीं है, तो मुझे आइल्स में स्कोर अच्छा नहीं मिला। दिस इज़ ऑल अ मिथ। ठीक है ना, ये आप इसको साइड पे रखें। द रियल एज बीइंग एन एक्स ब्रिटिश काउंसिल ऑफिसर, मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ कि कितने चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। आपके 4 मॉड्यूल्स हैं आइल्स के, और हर एक मॉड्यूल के भी 4 मॉड्यूल्स हैं। ओके। ठीक है, टोटली 8। जी हाँ, 8 मॉड्यूल्स। बिल्कुल। मेरे टाइम पे एक इशू आता था कि हमारे पास स्पीकिंग सिर्फ पाकिस्तान में होती है। द स्पीकिंग का जो एग्जामिनर है दैट इज़ अ पाकिस्तानी, पाकिस्तान में बैठा होता है, वो आपको जज कर रहा होता है। उसमें कंप्लेंट ज़्यादा आती थी। ठीक है जी, ये कंप्लेंट्स आती थी कि हमें मार्क्स कम दिए जा रहे हैं, या ज़्यादा, जो ज़्यादा मिल गया वो तो कभी नहीं बताएगा, जो कम मिला वो वो रोएगा, कंप्लेंट्स बताएगा आती कि हैं। भाई मेरे कम तो हुआ। उस टाइम पे हमारे डायरेक्टर थे दानियाल लोधी साहब, और मेरा जो लाइन मैनेजर था मारिज। वेरी वेरी डिटरमिन्ड टीम। और अब तो वो ग्लोबल पे हैं, यूकेज़ में हैं साथ दोनों। हमें इस चीज़ को ओवरकम करना था कि इसको हम किस तरह ख़त्म कर सकते हैं। ये जो, ठीक है, वी आर कीपिंग एन आई ऑन देम, बट स्टिल कंप्लेंट्स आती हैं तो इन्वेस्टिगेशन तो हमारे पास ही आती है ना, तो हम इसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो द रीज़न वाज एग्जामिनर्स। तो अब उसका हल ये निकाला गया कि जो वहाँ ब्रिटिशर बैठा हुआ है यूके में, उसको हम कैसे एंगेज कर सकते हैं यहाँ पे, ताकि वो यहाँ से बैठ के लोगों की स्पीकिंग ले, एंड वंस एंड फॉर ऑल दिस कंप्लेंट शुड बी रिजॉल्व टोटली। तो उसका ये था कि वीसीएस इंट्रोड्यूस हो चुका है।
वीडियो कॉल स्पीकिंग। आपकी रिटन, लिसनिंग और जो दूसरे मॉड्यूल हैं, टोटली एग्जामिनर जो है वो नॉन पाकिस्तानी है, दे आर ब्रिटिशर्स। अब वीसीएस की वजह से जो आप स्पीकिंग दे रहे हैं वो भी आप वीडियो कॉल पे दे रहे होते हैं, एंड द एग्जामिनर इज़ ब्रिटिश। तो मेरिट ही मेरिट है, मेरिट पे आपको मिल रहा है। मेरिट ही मेरिट है। और दूसरा ये है कि इसमें एक चीज़ और मैं बता दूं आपके ऑडियंस के लिए कि जैक सिस्टम है ब्रिटिश काउंसिल में, जो आप लोगों को नहीं पता होगा, हम क्योंकि ऑफिसर्स रहे हैं हमें पता है जैक सिस्टम है। ये ब्रिटिश मतलब ब्रिटिशर्स, इनके अंदर इनबिल्ट है मेरिट, डिसिप्लिन एंड फेयरनेस। तो आप ये देखें कि अगर आपकी स्पीकिंग में 7 है तो आपका लिसनिंग में 9 नहीं हो सकते। हम रिवर्स कर देते हैं कि अगर आपके लिसनिंग में 8 है तो आपके स्पीकिंग में 5 नहीं हो सकते। 1.5 का जैग होता है कि जो वेरिएशन है चारों मॉड्यूल्स में वो 1.5 की हो सकती है। इफ़ इट्स मोर देन 1.5 जैग लग जाएगा। जैग मीन्स कि हम उसको रिव्यू करेंगे, देयर मस्ट बी सम इशू विद इट, कुछ ना कुछ अमिस है, या लेफ़्ट ओवर हो गया है, या नज़रअंदाज हो गया है, आप अगर उर्दू में साफ़ उर्दू में कहें तो उस चीज़ को करने के लिए ये भी एक कंप्लाइंस या आप कहें कि रेगुलेशन है हमारे पास। इन्वेस्टिगेशन भी मैंने ख़ुद की है, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन की है मैंने। इवन ये भी हुआ है कि स्पीकिंग में रिज़ल्ट के टाइम पे हम देखते हैं तो हमारे पास रिकॉर्डिंग में स्पीकिंग है, बट मार्कशीट में स्पीकिंग उस कैंडिडेट की मार्क नहीं हुई। तो हमने सेम डे जाके उसी एग्जामिनर से स्पीकिंग सुनवा के हमने मार्क्स भी लिए। तो ये इश्यूज़ की वजह से ही वीसीएस इंट्रोड्यूस हुआ था। इंट्रोड्यूस हो गया। और लोगों का सबसे बड़ा जो आप समझे ना जिस पे वो मार खा जाते हैं स्पीकिंग में, वो ये है कि जो 10 मिनट्स की जो लास्ट टॉपिक पे स्पीकिंग होती है, वो लोग कहते हैं यार वो टॉपिक ऐसा आया कि मुझे तो उसके बारे में नॉलेज ही नहीं है। आपके नॉलेज के बारे में एग्ज़ाम या एग्जामिनर आपको जो है वो एग्जामिन नहीं कर रहा, वो आपकी सिर्फ इंग्लिश, सेंटेंस क्रिएशन, डिलीवरी और फ्लुएंसी को चेक कर रहा है। तो अगर आप ये कहते हैं फॉर इंस्टेंस उसमें सिविल इंजीनियरिंग के कोई आ जाता है टॉपिक, तो आप बैठ के मार्केटिंग के बारे में बात करें, नोबडी विल क्वेश्चन यू। सिर्फ ये कि आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, आपकी फ्लुएंसी प्रॉपर हो, आपके जो वर्ड्स हैं वो किस लेवल की ग्रामर है, किस लेवल के वर्ड्स हैं, उनकी वेट क्या है, अगर सिंपल वर्ड्स में मैं कहूँ तो उस पर आपकी मार्किंग होती है। लोग यहाँ घबरा जाते हैं कि यार सिविल इंजीनियरिंग का सवाल आ गया, मैं तो सिविल इंजीनियर नहीं हूँ, मैं कहाँ फंस गया। तो इस चीज़ में वो घबरा जाता है। You need to keep talking, you need to keep going till that time period is called out to you कि it's now over। तब तक तो ये ब्रिटिश काउंसिल में आप समझ सकते हैं, फेयरनेस इज़ टॉप लेवल प्रायोरिटी, क्लाइंट सर्विस इज़ टॉप लेवल प्रायोरिटी, और बहुत ज़्यादा चेक्स एंड बैलेंसेज हैं जो कि मैंने काफ़ी आपको बता दिया है। कुछ हम छोड़ देते हैं, कुछ हम छोड़ देते हैं, वरना सब बता दिया तो क्या मिलेगा। और एंड में आपको बता दूं कि भाई घबराना नहीं है, आगे और भी सवाल हैं। मालिक भाई और भी ज़्यादा एक और बड़े मॉल का नाम लेने वाले हैं, और उसमें उनका काम का एक्सपीरियंस कैसा रहा, मैनेजमेंट के साथ कैसा रहा एक्सपीरियंस, कस्टमर के साथ कैसा रहा। ब्रांड्स तो ऑलरेडी वही सेम होते हैं जो कि हर लोकेशन पे आपको मिलता है। तो अगला सवाल जो है वो हम बात कर रहे हैं डॉल्मेन मॉल क्लिफ्टन की। ऐसे ही मालिक भाई डॉल्मेन मॉल क्लिफ्टन में भी आपने वक्त गुजारा? बिल्कुल, मैंने डॉल्मेन क्लिफ्टन में स्टेशन होके डॉल्मेन तारिक रोड और हैदरी की मैंने ब्रांडिंग देखी थी, और मैंने अच्छा परफॉर्म किया था। मेरा जो लाइन मैनेजर थे वो जुनेद थे, और फर्स्ट लाइन मैनेजर वाज जुनेद, सेकंड लाइन मैनेजर वाज मैडम अनम। शी वाज डायरेक्टर मार्केटिंग एंड शी इज़ स्टिल डायरेक्टर मार्केटिंग एंड वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द ओनर, जो फैमिली मेम्बर हैं ओनर्स की बेटी हैं ये। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत बड़ा ग्रुप है, लीडिंग ग्रुप है मॉल इंडस्ट्री के। पायनियर तो मैं नहीं कहूँगा, पायनियर तो पार्क टावर्स वाले, but one of those group that has carved themselves into this small industry, proved themselves and are leading this industry, और very down to earth, very humble people। मैं ये ओनर्स के बारे में बता रहा हूँ आपको कि दे आर वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी हम्बल। ऑर्गेनाइजेशन बड़ी ही कंप्लाइंट है, और इन सिंपल वर्ड्स अ ग्रेट प्लेस टू वर्क। ठीक है जी, मैं वहाँ पे 1.5 साल रहा हूँ, लगभग 1.5 साल में रहा हूँ मैं सेल्स एंड मार्केटिंग में रहा हूँ। ज्वाइनिंग टाइम आपका क्या था? मैं 2023 में था। 2023 में था, एंड अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। अब मैं एक्टिवेशंस में भी देखता रहा, डॉल्मेन क्लिफ्टन की एक्टिवेशंस फ्रॉम
इन कंसल्टेशन विद जुनैद हमने कमर्शियल सेट करने से एग्जीक्यूशन से फिर एग्ज़िट, ये टोटल जो सर्कल है मैंने और जुनैद ने हमने मिल के इसको देखा है। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा भी है। टारगेट्स हमने अचीव किए रहे। आपके टारगेट्स क्या रहते हैं मॉल के अंदर, कितना टारगेट्स रीज़नेबल होते हैं, और अगर आप समझते हैं कि आप अचीव कर सकते हैं, आप में वो गट्स हैं, आप में वो स्पार्क है, तो वो टारगेट्स आपके लिए कोई मैटर नहीं करते। ऑब्वियसली एक अच्छा क्लाइंटेल वैसे ही बना हुआ है डॉल्मेन का, एक अच्छा इम्प्रेशन वैसा ही ब्रांड्स के ऊपर है डॉल्मेन का। आपको बस टाइमली जो है अप्रूवल्स लेने हैं, टाइमली कमर्शियल्स को कन्वे करना है, डील अच्छी कर लेनी है, उसके बाद तो आपको पता है डॉल्मेन हैज़ each and every state there is a department for facilitating you as sales marketing representative and the client as well. थोड़ी सी stringent policies थी इनकी सेटअप्स को लेके। देखिए सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। आपको पता है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हो गया, आपको फिर ऑडिट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें। तभी तो डॉल्मेन है, तभी तो डॉल्मेन ने इतना एक्सेल किया है। क्यों? क्योंकि वो ये नहीं कह सकते कि रिजिड है, फ्लेक्सिबल है, बट स्टिल दे हैव टू मेंटेन अ ब्रांड नेम। डॉल्मेन इज़ अ ब्रांड नेम मेंटेन करता है। और जो बेसिक है मॉल इंडस्ट्री का वो ये है कि हमारे पास जो विजिटर्स आ रहे हैं दे आर नॉट आवर क्लाइंट्स। हमारे पास जो टेनेंट्स ऑन बोर्डेड हैं, जो ब्रांड्स ऑन बोर्डेड हैं, दे आर आवर क्लाइंट्स। जो विजिटर्स हैं दे आर द क्लाइंट्स ऑफ द ब्रांड्स। हम तो फैसिलिटेटर हैं। तो हमें कोई ऐसा जो है वेन्यू, एक ऐसा एम्बाइंस उनको देना है कि वो दे शुड फील सिक्योर, they should feel free and they should feel welcomed as well। तो ये तीन चीज़ें हम करते हैं जो डॉल्मेन बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करता है एंड टॉप में, इसी वजह से। ग्रेट। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि आपने डॉल्मेन के बाद कहाँ ज्वाइन किया। देखिए डॉल्मेन के बाद मैं कोई शॉर्ट टाइम के लिए पोर्ट ग्रैंड में था, तो उसका कोई इतना एक्सपोजर नहीं है, लेकिन आप कह सकते हैं कि रोल वाज द सेम। और इसके बाद मैं कराची से बाहर चला गया था। मैं हैदराबाद के बुलेवर्ड मॉल में एज हेड ऑफ मार्केटिंग लीजिंग रहा, और आई हैड टू लीव बुलेवर्ड इन जून 2025 क्योंकि मेरे फादर की डेथ हो गई, तो मेरी मदर वाज सीरियसली इल, सो आई हैड टू कम बैक। वो एक स्टेप था जो कि बहुत कम कराची के लोग लेते हैं कि इंटीरियर सेल में जाएं, यार आउट ऑफ कराची जाएं और आप रहें अपने शहर से बाहर और एक अलग मार्केट को एक्सप्लोर करें। तो मुझ में तो इनबिल्ट था कि मुझे जाना है, देखना है। तो आई वेंट देयर, आई परफॉर्म्ड एज वेल, और मैंने उनको लीज आउट करके दिए अच्छे अच्छे ब्रांड्स, बाटा, उनसे लंदन। मैंने एक्टिविटीज़ करवाई और मैंने कुछ चीज़ें चेंज भी की, जैसे मैं डॉल्मेन से शॉपिंग स्प्री सीख के आया था, मैंने वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया। सो यू लर्न एंड यू इम्प्लीमेंट, यू लर्न यू इम्प्लीमेंट। कुछ आप ऑर्गेनाइजेशन से सीखते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन आपको सिखाती है। जो आपको सिखाती है दैट इज़ अ ट्रू एसेट फॉर यू। आप उसको किस तरह आगे यूटिलाइज़ करते हैं वो आपके ऊपर है। अब हैदराबाद में क्योंकि पहला मॉल था बुलेवर्ड मॉल, तो इन्होंने बहुत अच्छा ग्रो भी किया और आपने इनको ज्वाइन किया 2025 में। जी हाँ, ठीक है, तो 2025 एंड ऑफ 2024 एंड ऑफ द 2024, तो 2024 में वहाँ पे आपने इवेंट्स भी किए होंगे, तो आपका वन ऑफ द बेस्ट इवेंट कौन सा रहा वहाँ पे जिसमें आवाम ने आपको बोला होगा इट वाज द ग्रेट इवेंट फॉर अस। विंटर शॉपिंग फेस्टिवल, जो हर एक मॉल का एक आप समझ रहे हैं कि प्रीमियम इवेंट होता है, वो बुलेवर्ड में हमने किया था। दैट वाज सक्सेसफुल एज वेल। बहुत शॉर्ट पीरियड पे किया था मैं, क्योंकि जब मैंने ज्वाइन किया था तो उनकी वहाँ की टीम जा चुकी थी। आई वाज द ओनर ऑफ दैट शॉपिंग फेस्टिवल विद द लेफ्ट ओवर टीम, और टीम उनकी अच्छी थी, और नो डाउट टीम अच्छी थी। मैं ये भी कहूँगा कि बहुत ज़्यादा स्पार्क था उनमें, और मैं तो खुद हैरान हो गया था कि हैदराबाद में भी ऐसी रिसोर्सेज हैं आपके पास। तो हमने वो जो मैंने बताया आपको शॉपिंग स्प्री वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया, जो डॉल्मेन से सीख के आया था मैं, कि भी ये ना करें कि आप गिफ्ट दें ख़रीद के। बेहतर ये कि आप एक अमाउंट मुख्तस कर लें, या आप एक अमाउंट डिसाइड कर लें। यू अवॉर्ड दैट अमाउंट, डिवाइड दैट अमाउंट इनटू 3 और 5 प्राइजेज़, और फिर आप वो विनर को दे दें, सो दैट द विनर कैन गो अराउंड एंड शॉप विद इन द मॉल और एक्टिवेशंस को हटा के, बिकॉज दे आर नॉट आर टेनेंट्स। तो जो 3 या 4 या 5 हफ्ते के लिए आ रहा है, दे आर नॉट आर टेनेंट्स। कैजुअल लीजिंग और रेगुलर आउटलेट्स में
जहाँ से उन्होंने शॉपिंग करनी कर ली। उसमें आप कहेंगे क्यों, इसमें क्या फ़ायदा है? उसमें एक तो फ़ायदा ये कि उनकी अपनी मर्ज़ी आ जाती है। दूसरा, जो अमाउंट हम उनको दे रहे हैं एज़ अवार्ड, वो हमारे टेनेंट्स को ही मिल रहा है, क्योंकि हम टेनेंट्स को ही प्रमोट करेंगे तो ही मॉल प्रमोट होगा, तो ही फुटफॉल आएगा। तो इट्स सर्कुलेशन ऑफ द इट्स लाइक अ प्राइस। सर्कल कि आप इसी सर्कल, सर्कल में घूम रहे हैं बिल्कुल कि टेनेंट ने जो है वो आपको डिस्काउंट दिया या कैशबैक दिया या आपको इन टर्म ऑफ वाउचर दे दिया, तो बिल्कुल आपने वो कस्टमर को फॉरवर्ड कर दिया ऑन प्लेइंग सम गेम, या कोई गेम आपने प्ले किया और उसमें कस्टमर ने विन किया और वो उसी ब्रांड पे चला गया और उस बिल्कुल। ब्रांड से ही रिटर्न कोई चीज़ परचेज कर मैं ली। फिर क्लैरिफाई कर दूं कि ये हमने डॉलमेन से सीखा था, और डॉलमेन ने ये बहुत अच्छा स्टेप लिया था कि आप टेनेंट को भी फ़ायदा दे रहे हैं, आपका जो टेनेंट का जो प्राइज़ विनर है वो भी खुश है, टेनेंट भी खुश है, और आप भी खुश हैं कि आपकी, क्योंकि आप किसी को अगर फॉर लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर हम क्लिफ्टन डॉलमेन मॉल में किसी को नॉर्थ नाज़िमाबाद से कॉल कॉल करके बुलाते हैं कि आपका प्राइज़ निकला है, और प्राइज़ जो है वो जूसर मशीन है, फॉर इंस्टेंस हेयर स्ट्रेटनर है, तो दीज आर नॉट वेरी नो हाईली प्राइस्ड। वो वहाँ से यहाँ आता है और वो बजाय आप समझें कि खुश होने के, वो हमारे हमारी तरफ देखता है, कहता है कि यार आपने मेरा टाइम वेस्ट किया, आपने मुझे यहाँ से यहाँ फ्यूल प्राइसेस आप देखें और आप मुझे ये चीज़ दे रहे हैं। तो वो एक नेगेटिविटी की तरफ जाता था, तो इस ये एक अच्छी अप्रोच थी। तो ये मैंने बॉलीवुड में भी अप्लाई किया, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा मैंने किया, और मेरे ख्याल में अब वो करते होंगे। और बॉलीवुड में हैदराबाद इज़ अ वेरी गुड मार्केट, वहाँ पे कुछ आउटलेट्स ऐसी हैं जो अपने ही लीग में टॉप 5 में आती हैं। और अलकरम की मैं बात कर दूँ, मैं जेलबरी की बात करूँ, दे आर वेरी गुड परफॉर्मिंग ब्रांड्स फॉर बॉलीवुड मॉल। एक अच्छा मॉल है, एक अच्छा फुटफॉल है। मैं अगर विदाउट एग्जैजरेशन कहूँ तो वीक डेज़ में भी वो 14-15,000 जाते हैं, जो कि हैदराबाद के हिसाब से बहुत अच्छा है। वीकेंड्स में दे ऑलमोस्ट टच 20,000। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस है, और आप जहाँ जहाँ जाते हैं यू गेट टू नो गुड रिसोर्सेज, यू गेट टू नो गुड पीपल, यू लर्न फ्रॉम देम। ठीक है, कुछ तो आप भी उनको सिखा रहे होते हैं, कुछ आप भी सीख रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ के डोमेन, वहाँ की जो ट्रेडिशंस हैं, प्रोफेशनल ट्रेडिशंस कह लें या सोशल ट्रेडिशन, दे आर डिफरेंट। तो वहाँ पे फ्राइडे ऑफ है, हमारे यहाँ फ्राइडे ऑफ नहीं होता। ओके। तो थिंग्स यू गेट टू नो न्यू थिंग्स, आप फिर उसी को फिर इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं अपने न्यू रोल्स में। अच्छा मालिक भाई, ये बताएं कि आपने इंटरनेशनल मार्केट में काम किया है कभी? नहीं, मैंने इंटरनेशनल मार्केट में सच काम नहीं किया। और जैसे कोरोना का टाइम था तो लोग घर से बैठ के अपना काम कर रहे थे, तो आपने उस टाइम पे कोई अप्रोच की किसी बड़े ब्रांड के लिए या किसी इंटरनेशनल मार्केट में अप्लाई करने के लिए? देखिए, कोविड ऐसा टाइम था कि काफ़ी लोगों ने ऑफिस जो है ना जॉब्स को डिच कर दिया, और दे वेंट फॉर रिमोट जॉब्स। और मैं शुरू से ही रिमोट जॉब्स के फेवर में नहीं हूँ। मैं मतलब मैं अगर कहूँ तो मैं कराची से बैठ के भी आउट ऑफ सिटी वाले मॉल्स को देख सकता हूँ, लेकिन लीजिंग इज़ नेवर कैन नेवर बी डन विदाउट बीइंग प्रेजेंट ओवर देयर। ये मेरा मानना है, पीपल कैन डिफर ऑन दिस, बट स्टिल लीजिंग हो, मार्केटिंग हो, आपको वहाँ ऑन ग्राउंड होना ज़रूरी है। अगर मैं अपनी फील्ड की बात करूँ, अगर मैं रिमोटली बात करूँ, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आई थी कोविड के बाद, बट स्टिल मैं वो बंदा हूँ जो 9 to 6 या 9 to 7 ऑफिस जॉब को प्रेफर करता हूँ, ऑन ग्राउंड होना प्रेफर करता हूँ, और एक ही बिल्डिंग में सारे डिपार्टमेंट मौजूद हो, सो दैट थिंग्स कैन बी डन क्विकली, एंड इफ़ देयर इज़ एनी मिस्टेक दैट कैन बी रेक्टिफाइड एज क्विकली एज वेल। ठीक है, तो वो भी क्विकली आप रेक्टिफाई कर सकते हैं, बट देयर आप कनेक्टिविटी के इशू की वजह से वहाँ बैठे रहें। और आप अगर रिमोटली, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, पीपल कैन डिफर ऑन देम, इवन आप भी डिफर कर सकते हैं। जो रिमोटली काम करते हैं, अगर वो रिमोटली 2 साल काम कर जाते हैं, दे कैन नेवर कम बैक टू ऑफिस टाइमिंग या टाइम फ्रेम में नहीं आ सकते। अच्छा, इसको हम इस तरह एलिब्रेट कर सकते हैं कि आप एज अ डिजिटल मार्केटियर नहीं है, ठीक है, तो आपको वो काम अच्छा नहीं लगता, ऐसे ही है? देखिए, डिजिटल मार्केटिंग आप कह सकते हैं मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं जिस टाइम के हम ग्रेजुएट कर हम करके चाहते हम क्लाइंट को फेस करते थे। वी आर आई एम ऑलवेज इन अ क्लाइंट फेसिंग रोल, बी ओनली मार्केटिंग, ओनली लीजिंग, तब भी क्लाइंट फेसिंग रोल। अ डिजिटल मार्केटर और अ सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव इज़ नॉट द फेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वो बैक एंड पे रहता है। वो सिर्फ आपको लीड्स, आपको पर्सपेक्टिव, आपको पल्स ऑफ द ऑडियंस बता सकता है, बट दे कैन नेवर फेस द क्लाइंट। उनकी
इवन दो दे आर हाईली पेड, हमसे ज़्यादा उनको Obviously. सैलरी मिलती है और कोर्सेज भी इजी हैं, इतने मुश्किल नहीं है, बट स्टिल हमें क्लाइंट को फेस करना, इंटरेक्ट करना, उनके साथ रिलेशनशिप बनाना ज़्यादा प्रेफरेबल है बनस्बत हम पीछे बैठ के डिजिटल मार्केटिंग करें। दैट्स माई पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है मालिक भाई, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, फिर कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। और हम लोग हैं मालिक साहब के साथ, अब्दुल मालिक खुश। तो कंटिन्यू करते हैं अपनी इस पॉडकास्ट को, और उम्मीद है कि आप लोगों को ये पसंद आ रहा होगा। और आए आगे की बातें जो है उसको कंटिन्यू शुरू करते हैं। जी मालिक भाई, अब दूसरा सवाल, बल्कि तीसरा, कि आपने जो है, अगर किसी का प्रोजेक्ट कोई आता है तो क्या आप उसको वो प्रोजेक्ट लीज आउट करके दे सकते हैं, फ्रॉम लीजिंग टू ऑपरेशन और ऑपरेशनल प्रोजेक्ट को लेके चलना? जी बिल्कुल, आप ये देखना पड़ता है कि प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी क्या है। फॉर इंस्टेंस इज़ इट एट अ ग्रे स्ट्रक्चर स्टेज, या ऐसा है कि स्ट्रक्चर भी तैयार है और इनर जो एस्थेटिक्स हैं वो भी तैयार हैं, हमने सिर्फ लीज़ आउट करना है। और ये वन मैन शो नहीं होता, ठीक है ना। लीजिंग आपने करना है, एक न्यू प्रोजेक्ट है, और चैलेंजिंग पार्ट ये है कि आपके पास सारी टीम्स ऑन बोर्ड होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके पास मार्केटिंग होनी चाहिए। अगर आप सिर्फ कहते हैं कि नहीं लीजिंग नहीं, आपके पास मार्केटिंग लीजिंग हो, आप उसकी कंसल्टेंसी दें, वेल एंड गुड। वो फिर आप परसेंटेज बेसिस पे उस प्रोजेक्ट के ओनर से बात करके हम कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, और देन वी मूव ऑन विद दैट। हम उस फ्लोर मैप्स को स्टडी कर लेते हैं, हम रेंटल्स को स्टडी कर लेते हैं, हम उनको रियलिटी चेक भी दे देते हैं जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड होती है। मतलब फॉर इंस्टेंस इफ़ द मार्केट इज़ गोइंग अराउंड 400 to 500 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट, दे आर आस्किंग डबल द रेंट पर स्क्वायर फीट, और फिर आपने कैम भी देना है अलग। तो ये चीज़ें आप रियलिटी चेक ज़रूर देते हैं, क्योंकि इट्स बेटर टू बी ब्लंट एंड ऑनेस्ट together with being humble, so that they get a reality check, they are familiar with the market। तो हर कोई अपनी चीज़ को तो ज़्यादा ही एग्जैजरेशन पे लेके जा रहा होता है ना। तो हम एज अ प्रोफेशनल उनको प्रॉपर बताते हैं कि दिस इज़ द रोड मैप, हम इस तरह लेके चलेंगे। उसमें फॉर इंस्टेंस इंजीनियरिंग है, उसकी कंसल्टेंसी लेना किसी से, दैट इज़ टोटली रॉन्ग। मैं ये समझता हूँ इन हाउस टीम होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ आपने प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन करके खड़ा करना नहीं है, आपने मेंटेनेंस भी करनी है। तो देयर शुड बी अ डेडिकेटेड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, देयर शुड बी अ डेडिकेटेड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, देयर शुड बी अ डेडिकेटेड ऑपरेशनल डिपार्टमेंट। yes, operations, marketing and leasing can be on consultation basis, that's fine, but engineering and security should not be on consultation basis। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। पीपल में डिफ़र ऑन इट, वो अपनी आर्ग्यूमेंट्स पेश फॉरवर्ड करेंगे, मैं अपने आर्ग्यूमेंट्स दे रहा हूँ आपको। इंजीनियरिंग में कोई एक्सटर्नल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, शुड बी इंटरनल, क्योंकि जब तक बिल्डिंग मेंटेन्ड है तभी तक वो आपको रिटर्न देगी। व्हेन इट्स बियॉन्ड रिपेयर, क्योंकि अगर आपने कंसल्टेंसी पे दिया, दे विल शो यू लोअर कॉस्ट, लोअर मेंटेनेंस कॉस्ट, सही है ना। देर देर विल बी एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टू दैट। अगर आप, जी मैं ये कह रहा था कि कंसल्टेशन की हमारी डिस्कशन चल रही थी, उस पर हम इंजीनियरिंग के बात कर रहे थे कि मैं फेवर नहीं करता कि इंजीनियरिंग जो है वो कंसल्टेंसी बेस्ड पे। इंजीनियरिंग एंड सिक्योरिटी, फॉर इंस्टेंस के इंजीनियरिंग में अगर इन हाउस टीम ना हो, अगर आप कंसल्टेंसी पे देते हैं, तो उनका जो मोटिवेटिंग फैक्टर होगा, they will try to show you good figures, a cost saving figure। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने उनको, मैं एक एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ कि अगर 40 लाख का बजट था मेंटेनेंस का, इंजीनियरिंग मेंटेनेंस का बजट था, उन्होंने 10 लाख रुपए खर्च किया, दे विल शो यू 3 मिलियन एज कॉस्ट सेविंग। ठीक है, तो एज एन ओनर, इफ़ आई एम द ओनर ऑफ दैट मॉल, आई वुड सिंपली आस्क देम व्हाट इज़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एट व्हाट कॉस्ट। ये आपने जो मुझे पैसे बचा के दिए, इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, कैसे बचाया आपने। तो आप तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होंगे बिल्डिंग के लेके, क्योंकि बिल्डिंग की मेंटेनेंस पे अगर आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया, इन द एंड इट विल टर्न इनटू अ वेरी प्रोजेक्ट दैट इज़ वेरी शैबी, इज़ कॉम्प्रोमाइज्ड एंड विल नॉट लास्ट लॉन्ग इन द लॉन्ग रन। तो आप इंजीनियरिंग को आउटसोर्स या कंसल्टेंसी पे नहीं कर सकते। ये पीपल में डिफ़र, वो अपना आर्ग्यूमेंट्स देंगे, मैं आपको अपने आर्ग्यूमेंट्स दे रहा हूँ। सिक्योरिटी में आप कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते कंसल्टेंसी पे देना, दैट इज़ नॉट फीजिबल। द प्राइम रीज़न इज़
कि अगर आपको सिक्योरिटी अपरेटस में भी कॉस्ट सेविंग करनी है तो योर प्रोजेक्ट विल बी कॉम्प्रोमाइज ऑन सिक्योरिटी लाइन्स एज वेल। तो आप एक सेफ सिक्योर एनवायरनमेंट ही नहीं दे पा रहे अपने टेनेंट्स को, तो नो बडी विल बी विलिंग टू इन्वेस्ट हैंडसम अमाउंट इनटू योर प्रोजेक्ट। मार्केटिंग, लीजिंग, ऑपरेशंस, दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल, वो आप कंसल्टेंसी पे दे भी सकते हैं। अनदर एंटिटी कैन रन इट for you on your behalf at a certain percentage for a certain time period as per your contract with that organization or company or entity। तो ये सारी चीज़ें तो कंसल्टेंसी में बिल्कुल हम लेने के लिए तैयार भी हैं, हम परफॉर्म करने के लिए भी तैयार हैं। हम आपको रियलिटी बेस्ड फिगर्स पे बात करेंगे, बट इंजीनियरिंग और सिक्योरिटी वी वुड प्रेफर कि वो आउटसोर्स या कंसल्टेंसी पे ना हो। दैट्स माय व्यू पॉइंट। अच्छा मालिक भाई, एक चीज़ और हमें बताएं कि अगर कोई आपको रीच आउट करना चाहे तो वो कैसे रीच आउट कर सकता है? मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर दूंगा, और आपको व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड कर दूंगा, एंड आई आल्सो प्रोवाइड यू माय ईमेल एड्रेस। if someone wants to reach out to me, they are most welcome to reach out to me, no problem। परफेक्ट। तो मैं आपको जो भी अब्दुल मालिक साहब से अपना रीच आउट करना चाह रहे हैं, अपने किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में कंसल्टेंसी लेनी हो या कोई एडवाइस करनी हो, तो वो कमेंट के अंदर जो है ना टेक्स्ट कर दें, हम उनको जो है पर्सनली अपना जो कांटेक्ट है इनका वो आपको शेयर कर देंगे। और प्लस में हम मालिक भाई से इजाज़त लेते हैं, और जो भी फीडबैक हो इस पॉडकास्ट का वो आप कमेंट में हमारे साथ शेयर करिएगा। नेक्स्ट अपकमिंग जो हमारे साथ बंदा होगा वो हम डिजिटल मार्केटिंग या फिर किसी शॉपिंग मॉल से पिक करेंगे, कराची की, ताकि आपको मज़ीद इसके ऊपर रहनुमाई मिल सके। और अगर पॉडकास्ट आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट करें, इनबॉक्स करें। फिर मिलते हैं किसी एक और ब्लॉग के अंदर। अल्लाह हाफिज़।